नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर ही दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरे चरण का मतदान 14, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी, पांचवें और छठवें का 27 और 3 मार्च और अंतिम चरण का मतदान यूपी में 7 मार्च को होगा। इसके बाद 10 मार्च को पांचों राज्यों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। The 5 states combined together will be completed in 7 phases. So on 7th March, all polling will be over, and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि सभी राज्यों में 15 जनवरी तक साइकिल रैली, रोड शो की इजाजत नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फिजिकल चुनावी रैलियों की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा चुनाव में जीत के बाद भी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं डोर टू डोर कैंपेन के लिए सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे। हालांकि 15 जनवरी को एक बार फिर हालात का जायजा लिया जाएगा और आगे का फैसला होगा। Decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. तो 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। फिलहाल मौजूदा स्थिति इन तमाम राज्यों में क्या है, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यूपी की, जो सबसे बड़ा राज्य है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। 2017 में यहाँ चुनाव हुए थे। कुल सीटें विधानसभा में 403 हैं। बीजेपी के पास भारी बहुमत 312 हैं। कांग्रेस 7, समाजवादी पार्टी कहीं बेहतर स्थिति में 47 और बसपा 19 सीटें हैं। अगला राज्य यूपी से लगा हुआ, कभी यूपी का हिस्सा रहा, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी की सरकार है। 2017 में यहाँ विधानसभा की क्या कुछ स्थिति थी। 70 सीटें हैं इस विधानसभा में। बीजेपी के पास भारी बहुमत 57 सीटों के साथ है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, 11 सीटें हैं और अन्य के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ कोई तीसरा राजनीतिक दल नहीं सीट जीत सका था। और इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा में फिलहाल आजकल पंजाब। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस की सरकार है। 2017 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे। 117 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 77 सीटों के साथ भारी बहुमत में है। बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें हैं, जबकि दिल्ली में सत्ता संभाले आपके पास पंजाब में 20 सीटें हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के पास 15 सीटें हैं। और अब बात उस राज्य की जहां पर बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है लेकिन सरकार है। गोवा की बात करें, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। 2017 में यहां पर क्या कुछ स्थिति रही वो बताते हैं आपको। 40 सीटें विधानसभा में हैं। बीजेपी के पास 13 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास 3 और एमजीपी के पास 3 हैं। बीजेपी कांग्रेस से कम सीटें रखती है लेकिन समर्थन के साथ यहां पर सरकार बनाए हुए है। और अब बात मणिपुर की। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, बीजेपी की सरकार। 60 सीटों वाली ये विधानसभा है। बीजेपी के पास यहां पर भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। 21 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के पास 28 सीटें हैं। यहां पर नागा पीपुल्स फ्रंट के पास 4 और नेशनल पीपल्स पार्टी के पास 4 सीटें हैं। गठबंधन की सरकार है, बीजेपी यहां पर चला रही है। कांग्रेस, कमलनाथ और कायाकल्प। जी हां, संगठन के स्तर पर जर्जर हो चुकी कांग्रेस अब कायाकल्प की तैयारी में जुट गई है और इसके सूत्रधार हैं पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ। अब सवाल यही है कि क्या कमलनाथ संगठन के स्तर पर कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में खड़ा कर पाएंगे? देखिए ये रिपोर्ट। संगठन की सर्जरी,
निष्क्रियों का निकाला, नए सिरे से जमावट, कांग्रेस का मिशन कायाकल्प। एमपी की सियासत में यदि सबसे बड़ा कोई अंतर पैदा करता है तो वो है दोनों मुख्य पार्टियों के संगठन की जमावट। बीजेपी इस मामले में हमेशा से ही कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है, लेकिन अब शायद कमलनाथ ने अपने लंबे अनुभव से इस सच्चाई को भांप लिया है और तैयारी कांग्रेस के कायाकल्प की चल रही है। संगठन में बदलाव की शुरुआत अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष को बदलने के साथ हो गई है। कमलनाथ रोज कम से कम 10 पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और निष्क्रिय पदाधिकारियों को बदले जाने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। प्रयास ये है कि संगठन हमारा हर जिले में मजबूत हो, हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत हो। जहाँ तक हमारी तरफ से किसी को हटाने या न हटाने का सवाल नहीं, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के कारण या अन्य व्यवस्था के कारण अपने पदों से हटना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनसे इस्तीफे लिए जाएंगे। और कुछ जगह 10 साल, 12 साल, 15 साल से कुछ पदाधिकारी बने हैं गिने चुने क्षेत्रों में, तो वहाँ अगर परिवर्तन जरूरी है। महेश पटेल ने अलीराजपुर के जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। प्रदेश ही नहीं, केंद्र के स्तर पर भी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद जारी है। 9 जनवरी को दिल्ली से एक वर्चुअल बैठक होने जा रही है, जिसमें सदस्यता अभियान, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग प्रोग्राम और महंगाई और दूसरे मुद्दों को लेकर चल रही पद यात्राओं की समीक्षा की जाएगी। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस की इस कवायद में कुछ भी गंभीर नजर नहीं आता। बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन कोशिशों से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो पाएगी। अब ये चुनावी सीजन आते से ही कांग्रेस सक्रिय होती है और उनके छत्रप सक्रिय होते हैं, केवल उतने ही होके और वापस सिमट जाते हैं। संगठन शब्द के मायने वहाँ है नहीं, वहाँ तो धड़ेबाजी चलती है और वहाँ छत्रप चलते हैं। और संगठन के लिए बड़ी तपस्या लगती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मूल में जो है वो कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से जनता की सेवा करता है। एमपी में कहीं न कहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी संगठन का मिसमैनेजमेंट रहा है और कमलनाथ वो शख्सियत है जिन्हें मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। यदि उनकी मैनेजमेंट स्किल कांग्रेस संगठन को व्यवस्थित और अनुशासित कर पाई तो ये तय है कि 2023 में कांग्रेस बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकती है और 2018 में भी इसकी झलक मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। एमपी के बाद बात अब छत्तीसगढ़ की, जहां निकाय चुनाव के पूरे नतीजे सामने आ चुके हैं। इन चुनावों में कांग्रेस ने बड़ी जीत भी दर्ज की, लेकिन इन चुनाव परिणामों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भीतर घात की नई चुनौती भी दे दी है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। छत्तीसगढ़ में हुए निकाय चुनाव में भले ही कांग्रेस को बहुमत मिला और वो एक तरफा 13 स्थानों में अपने मेयर और अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही, लेकिन चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही प्रभावित किया है। खास तौर पर बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी अनुशासित पार्टी मानी जाती है। उसके पार्षदों ने भी जामुल और मुंगेली में पार्टी का स्थान नहीं दिया, जिसके कारण कांग्रेस फायदे में रही। अब इस पूरे मामले को बीजेपी गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करने की बात कर रही है। निश्चित रूप से जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं थी और वो पूरी नहीं हुई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेगी और समीक्षा कर कैसे सुधार लाया जा सकता है उसको देखेगी। इधर कांग्रेस भी भीतरघात से परेशान है। ज्यादा पार्षद होने के बावजूद बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में कांग्रेस को झटका लगा है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में जांच कर चुकी है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। हमने जांच कमेटी बना दी है और हमारे जो जांच कमेटी के सदस्य हैं वे पीड़ित लोगों से, उसके साथ साथ वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, सभी से विस्तार से चर्चा करके जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इन निकाय चुनाव में भीतरघात की समस्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही सिरदर्द बनकर सामने आई है। हालांकि दोनों ही पार्टियां इसको लेकर सख्त दिख रही हैं। साथ ही दोनों ही दल ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अस्थिरता है।
लेकिन सरपंचों के अधिकार छीनने से अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी समर्थित कई सरपंचों ने अधिकार वापस दिए जाने की गुहार लगाई और कांग्रेस ने सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सरपंचों की मनुहार, वापस मिले अधिकार। बीजेपी के दफ्तर पहुंचे ये सभी अलग अलग गांव के सरपंच हैं और सरपंच कल्याण संगठन से जुड़े हैं। दरअसल प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द हो चुके हैं। ओबीसी आरक्षण पर मामला फंसा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी राज्य में पंचायत चुनाव होने में वक्त लग सकता है। इस बीच कई सरपंच राजधानी भोपाल में लामबंद हो गए हैं। सरपंचों की मांग है कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही उन्हें अधिकार वापस दिए जाएं। मांग कोई बड़ी भारी नहीं है। हमारी छोटी सी बात है माननीय सीएम साहब से कि जो पंचायतों के काम रुके हुए हैं वो इसलिए रुके हुए हैं कि आपने कभी प्रधान को वापस चार्ज दिया अभी 4 दिन पहले, फिर वापस ले लिया। इससे वित्तीय व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। वित्तीय व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाए, प्रधान अपना काम करे। जो आपने गांव में विकास की गंगा बहाई है उसे हम आगे ले जाना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। 1 या 2 महीने तक भी अगर आप दूसरे व्यक्तियों को इसमें बिठाएंगे तो उससे अव्यवस्था होगी। ये बात सही है भाई साहब, सचिव गांव में काम नहीं कर पाएगा, पीसीओ गांव में काम नहीं कर पाएगा। सरपंच के वित्तीय अधिकार दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार कोई नई व्यवस्था करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरपंचों की जो दुर्गति की है, जो मानहानि की है, इस 6 महीने के अंदर 2 बार चुने हुए सरपंचों के वित्तीय अधिकार छीन के अकर्मण्य लोगों के हाथ में देने का घृणित कार्य किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में कोई भी सरपंच जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि भाजपा की सरकार को छोड़ेगा नहीं। अपनी अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है और मैं उन सरपंचों को बधाई शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने 7 साल तक अपनी जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो काम वहाँ पर करे हैं उनको बधाई। और शासन ने जो अभी निर्णय करे हैं वो आगे आने वाले दिनों में चुनाव होना बिल्कुल प्रस्तावित है और जिस प्रकार से वो मांग कर रहे हैं कि हमें पुनः वापस दिया जाए तो ये चर्चा ऊपर लेवल पे होगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख तय होने के बाद चुनाव टल गए, लेकिन मुश्किल बढ़ गई सरपंचों की। इस बीच सरकार ने अपने ही एक आदेश को बदलकर दूसरा आदेश जारी कर दिया, तो इसे क्या समझा जाए? मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव कब होंगे इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरपंचों के अधिकार पर विवाद जरूर खड़ा हो गया और कई सरपंचों ने मुलाकात भी की है। अब सवाल यही कि आखिर होगा क्या अधिकार सरपंचों को मिलेंगे या ये नया विवाद सरकार की मुश्किल बढ़ाएगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी भोपाल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे एक और चर्चित खबर की। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वायरल वीडियो का मसला मध्य प्रदेश में लगातार तूल पकड़ रहा है। इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के बाद अब भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट के विधायक रामेश्वर शर्मा ने वायरल हो रहे वीडियो पर एक बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जो हिंदुओं पर थूकते हैं अब उन पर थूकने का समय आ गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा है कि थूकने वालों की दुकान की सीढ़ी पर भी मत चढ़ना। ये जो थूकने वाले कैसा व्यवहार चल रहा है, आटे में थूक देती, महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इसलिए ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ इनका शरीर को तोड़ना है, इनके खिलाफ माहौल बनाना है। क्योंकि ये क्या बात है, आटे में बताओ थूकने दें किसी को, नहीं बेटी। और इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा कि ऐसी दुकान पे जीने भी मत चढ़ो जो तुम्हारे सर में थूके। और अब बात उस खबर की जो लगातार चिंताएं बढ़ा रही है। राजधानी भोपाल में कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। 24 घंटे में शहर में 347 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 50% से ज़्यादा मामले सिर्फ कोलार से सामने आए हैं।
आखिर क्या वजह है कि कोलार इस बार हॉट स्पॉट बनता जा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोलार बना हॉट स्पॉट, कोरोना का हुआ विस्फोट, 50% मामले सिर्फ कोलार से। कोरोना का हॉट स्पॉट कोलार बना कैसे? प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल में एक दिन में 347 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि कोलार कोरोना का हॉट स्पॉट बनता दिख रहा है, क्योंकि एक्टिव मरीजों में से कोलार से ही 50% मामले सामने आए हैं। वहीं जब बंसल न्यूज ने भोपाल के कोलार हॉट स्पॉट एरिया से ग्राउंड रिपोर्ट की तो जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली थी। दरअसल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने यहां ना तो फीवर सर्वे शुरू किया और ना ही सैंपलिंग बढ़ाई है। वहीं लोग भी लापरवाह बने हुए हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है। देखिए, हमको ये भी समझना होगा कि कोलार एरिया और जो गोविंदपुरा एरिया है वो हमारे सबसे बड़े एरियाज में से आते हैं, तो निश्चित ही जो पेशेंट्स की संख्या है या जो कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो उन दोनों क्षेत्र में ज़्यादा है। पर अभी तक भी जो पेशेंट्स सामने आ रहे हैं वो सभी अलग अलग घरों के सिंगल केसेस हैं, जिनके लिए हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के लगातार उनको होम आइसोलेट भी कर रहे हैं और वीडियो कॉलिंग से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रहे हैं। यदि हमें ऐसा लगेगा या ऐसा प्रतीत होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया से ही सबसे ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, इन दैट केस हम लोग बड़े कंटेनमेंट एरियाज भी उन क्षेत्र में बना सकें। जहाँ पे जितनी संख्या है वो देखा गया है कि उन्हीं स्थानों पर जो रेट है संक्रमण बढ़ने का वो अधिक होता है, तो वहीं पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करके ध्यान देकर प्रशासन कार्रवाई करता है। अभी भी जो क्षेत्र आपने बताया, पूर्व में भी ये दोनों क्षेत्र जो हैं संक्रमित रहे हैं, तेज़ गति से वहाँ पे संक्रमण बढ़ा है, तो यहाँ पे फोकस किया गया है। यहाँ पे जो कोविड गाइडलाइंस है उनको पालन किया जाए, उसके लिए प्रबंध किए गए हैं। भोपाल में विदेश से लौटे 19 संक्रमितों में से 7 कोलार से हैं, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच दिल्ली भेजी गई है। कोलार इलाके में करीब 2 लाख की आबादी है। अभी कोलार में करीब 453 सक्रिय मरीज हैं। हालांकि भोपाल सीएमएचओ का कहना है कि हम कोलार ही नहीं, पूरे भोपाल को लेकर प्लान तैयार कर संक्रमण कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एम या लक्ष्य वो पूरे भोपाल को लेकर ही है, और न सिर्फ कोलार बल्कि दूसरे भी जो जगह हैं, क्योंकि हम ये ज़रूर है क्योंकि कोलार में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ जो संक्रमित हैं उनकी भी संख्या अधिक हो सकती है। पर शहर के दूसरे भागों से भी लगातार कोविड संक्रमण की सूचनाएं मिल रही है, तो हमारा जो एम है और जो कोविड अनुरूप व्यवहार पर जोर देना है वो पूरे भोपाल के लिए है। पहली लहर में जहांगीराबाद क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया था। ऐसे में अब ये चिंता बढ़ गई है कि क्या तीसरी लहर में कोलार बड़ा हॉट स्पॉट बनने की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो जरूरत है कि जिम्मेदार फौरन इलाके में टेस्टिंग बढ़ाएं और संक्रमण को फैलने से रोकें, ताकि जहांगीराबाद जैसे हालात कोलार में न बने। राजधानी भोपाल का कोलार वो इलाका है जहां पर पिछले साल सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। कारण था कोरोना का तेजी से फैलना। इस साल फिर कोलार ने कोरोना को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। हालात जस से तस बनते नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि जमीनी स्तर पर टेस्टिंग से लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ के आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की ज़रूरत है, जिससे तीसरी लहर और लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बने। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।